जहां 65 या 70 हजार ईवीएम मशीन आती थी, वहां 1.5 लाख ईवीएम मशीनें आ जाएं तो वो ईवीएम मशीनें कहां रखी गई थी, कौन से उपचुनाव में रखी गई थी, कहां रखी गई थी, क्या तेजस्वी को या विपक्षी पार्टियों को इसके बारे में जानकारी दी गई थी? जितना बड़ा आक्रोश दिख रहा था, तो सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने लिखा कि जब बिहार की जनता को भुखमरी में रहना पसंद है, बेरोजगार रहना पसंद है, तो ये विपक्ष के नेता फालतू में उनके समर्थन में क्यों खड़े होते हैं? पप्पू यादव हार गए, जिन्होंने बिहार की बाढ़ में लोगों की सहायता की थी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। नमस्कार, सलाम वालेकुम और शाम की राम राम और मतलब सारा कुछ है भैया। ये मत बोल देना यार, जय हिंद बोल देता हूँ, बस सीधी सी बात है, क्योंकि अब जय हिंदी बोला करूँगा, क्योंकि सलाम वालेकुम, नमस्ते और जय श्री राम में क्या रखा है तुम हिंदुस्तान के मुल्क में रखा है। देखते हैं किसकी सदा जागती है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, देखते हैं कौन देता है बलिदान अपना आज़ादी के लिए, उस आज़ादी के लिए जिस आज़ादी के लिए तरस रहा है हिंदुस्तान। जिस तरह से बिहार के नतीजों पर मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह के बिहार के नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह के बिहार के नतीजों पर बहुत धीमी धीमी चालें चली जा रही हैं, बहुत धीमी धीमी बात की जा रही है, उसको देख करके मैं भी हैरान था। जिस तरह का तेजस्वी की यादव में एक भीड़ आ रही थी, लग रहा था कि तेजस्वी यादव सारा परिदृश्य बदल देंगे, बिहार को बदल देंगे, लेकिन एंड टाइम पर जो आंकड़े आने लगे, उन आंकड़ों ने शायद मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये आंकड़े क्यों आए, किस लिए आए? हालांकि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि नीतीश कुमार को मिटाने की सियासत भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, चिराग पासवान को उन्होंने खड़ा किया था। आज सारी सीटों पर अंतर देख लीजिए, जहां चिराग पासवान ने खड़े किए उम्मीदवार, वहां नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया है। बड़ी जल्दी से नुकसान पहुंचाने के बाद एक बड़ी जल्दी से खबर आ जाती है, अमित शाह बात करते हैं नीतीश कुमार से कि पता नहीं क्या बात करते हैं, जो भी बात की होगी शायद उनको डर होगा कहीं नीतीश भाजपा छोड़ करके तेजस्वी को सपोर्ट ना कर दें, क्योंकि जितनी छिछालेदारी नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन में रह के कराई, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे। एक तो ये संभावना बन रही है कि नीतीश कुमार जो भी रिजल्ट हो, नेक टू नेक हैं, नीतीश कुमार आ सकते हैं तेजस्वी के समर्थन में, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। एक संभावना यह भी है। गोदी मीडिया जो है सुबह से दबाव बनाया हुआ है, जिन सीटों पर 70 से 80 सीटों पर जो थी आरजेडी या महागठबंधन के लोग आगे चल रहे थे, तो उन्हें पीछे दिखा रहे थे, उनकी सीटें बढ़ा दी। ये दबाव चुनाव इलेक्शन कमीशन का आया। ये रणनीति समझिए, उस रणनीति को मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरा बस इतना कहना है कि वो रणनीति आप समझिए, जिस रणनीति पर वेल फेल और एजुकेटेड सियासत की एजुकेटेड भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल के दिखाई जाने लगी। जहां 500 सीट से पीछे चल रही थी या 700 सीट से पीछे चल रही थी या 200 वोटों से पीछे चल रही थी, वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के अंदर डाल दी गई और बताया जाने लगा 124 और 111 का आंकड़ा। अब इसमें भी कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को बताऊंगा तो आपकी आत्मा थर्रा जाएगी। आप बोलेंगे यार ईवीएम के बारे में सवाल उठाओगे। हाँ, ईवीएम के बारे में भी सवाल उठाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज सुबह उदित जी का एक ट्वीट आता है जिसमें बोलते हैं ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं, और उसके बाद गोदी मीडिया मुखर हो जाता है, कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछने लगता है सीधे सीधे, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कुमार जी से और सबसे, कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अंजना ओम कश्यप का 15 मिनट तक उनसे सवाल जवाब होता रहता है, लेकिन वो शिष्टता के साथ नकार देते हैं। उनका बयान अपना है, उनका इमेजिनेशन अपना है, पता नहीं कैसे कैसे पीछे छुड़ाते हैं कांग्रेस के वो प्रवक्ता। लेकिन अब हालात ये चल रहे हैं कि उनको एक्सप्लेन भी मैं आपके बीच करूंगा तो शायद आपको यकीन ना होगा कि कितनी बड़ी घपलेबाजी हो गई है इस इलेक्शन में करुणा के नाम पर। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा इसके बारे में। ध्यान देता भी क्यों?
क्योंकि आज जब उनका बयान आया उदित जी का, उसके बाद चुनाव आयोग की सफाई आई। ईवीएम मशीनें जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती, मान लिया। लेकिन कोरोना के टाइम पर आपने बूथ बढ़ा दिए, आपने मशीनें बढ़ा दी, ईवीएम मशीनें बढ़ा दी और धीमी प्रक्रिया चली, मतलब वोटों की गिनती की। ये भी अपने आप में हुजूर आला बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जहां 65 या 70 हजार ईवीएम मशीन आती थी, वहां 1.5 लाख ईवीएम मशीनें आ जाएं, तो वो ईवीएम मशीनें कहां रखी गई थी, कौन से उपचुनाव में रखी गई थी, कहां रखी गई थी, क्या तेजस्वी को या विपक्षी पार्टियों को इसके बारे में जानकारी दी गई थी, या वहां पर उनके एजेंट्स, चुनाव के जो एजेंट्स होते हैं वो वहां तैनात थे? शायद नहीं होंगे। ये मुख्य प्रश्न शायद मीडिया ने आपसे अभी तक नहीं उठाए होंगे। मेरा मन किया, जो मेरे मन में घुमड़ रहे थे सवाल, हो सकता है कि आपके मन में भी घुमड़ रहे होंगे ये सवाल, कि अचानक से चुनाव आयोग का आना और ये बताना कि हमने बूथ बढ़ा दिए थे, ईवीएम मशीनें बढ़ा दी। तो जो ईवीएम मशीनें बढ़ाई हुई हैं, क्या उसका वोट पहले तो कास्ट नहीं है? चुनाव आयोग एक फोन की घंटी पे काम करने लगता है जब जब इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। और यहां तो प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी ने जश्न मनाने की तैयारी कर ली है नीतीश की मौत की। राजनीतिक मौत नीतीश जी की हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने करवा दी चिराग पासवान के द्वारा। ऐसी कम से कम 50 सीटें थीं जहां चिराग पासवान ने सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया नीतीश कुमार को, अपने आप को मोदी जी का हनुमान बोलकर। यहां एक दूसरा चेहरा और लेके आना चाहूंगा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे टारगेट नहीं किया, राहुल गांधी के अलावा। ये कांग्रेस की राजनीतिक भूल हो सकती है कि उसको सारी सीटों पर अकेले लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था, ये उनके संगठन का विषय है, उसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता था। उनके राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित अपनी राय रखते होंगे, लेकिन यहाँ खेल हो गया। जिस खेल को समझने में सारे राजनीतिक पंडित फेल हो गए। अब आने वाले समय में क्या होगा? क्या नीतीश कुमार, जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ, क्या मोदी को धोखा दे पाएंगे? अगर बहुमत इनका आता है, जैसे कि उम्मीद है नहीं, हेड टू हेड मामला चल रहा है, 112, 113, 114 सीट वो और 120 सीट मतलब एनडीए नीतीश कुमार का गठबंधन। कब टैली बदल जाएगी? ये भी ऐलान कर दिया चुनाव आयोग ने कि देर रात तक आ पाएंगे नतीजे। किस तरह से कैलकुलेटिंग किए जाएंगे, ये समझने वाली बात है दोस्तों। अचानक से ईवीएम मशीनों की संख्या बढ़ जाना, 1.5 लाख तो उन्होंने बोल दिया, अब 1.5 लाख गिनने कोई बैठा है क्या जिले में कि कितनी मशीनें आ रही हैं? या आरजेडी के नेता गिनने बैठे हैं कि वहां की 1.5 लाख मशीनें कहां से आ रही हैं, कौन से बूथ से आ रही हैं? ये है वो घोटाला जो हो सकता है मेरी नजरों में, जिसके ऊपर मेरी संभावना है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों? और अगर नीतीश कुमार के साथ जो हुआ है, तो क्या साथ दे सकते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? मुझे नहीं लगता कि शायद दे पाएंगे। जितना बड़ा आक्रोश दिख रहा था, तो सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने लिखा कि जब बिहार की जनता को भुखमरी में रहना पसंद है, बेरोजगार रहना पसंद है, तो ये विपक्ष के नेता फालतू में उनके समर्थन में क्यों खड़े होते हैं? पप्पू यादव हार गए, जिन्होंने बिहार की बाढ़ में लोगों की सहायता की थी। जब वो हार सकते हैं तो सच्चे लोग भी हार सकते हैं। यहां जीत सकती है तो बांटी गई साड़ी, या बांटे हुए पैसे, या बांटी हुई ताड़ी, या बांटी हुई दारू केवल बिहार में जीतती है, जिसके बदले शायद बिहार का मतदाता अपने आप को अपमानित मत महसूस करना। मतदाता, आपने ही इस देश की दिशा और अपने राज्य की दुर्दशा कराने का निर्णय लिया हुआ है। जिस तरह का आवेश, जिस तरह का गुस्सा दिखाई दिया था, वो आपकी वोटिंग में नजर नहीं आ रहा। सुबह पोस्टल बैलेट ने वोट दिए एक तरफा, आरजेडी आगे निकलती दिखाई दी। जो बाहर के रहने वाले लोग थे उन्होंने विरोध किया, और ईवीएम मशीनों में जैसी पेच फंसा
ईवीएम के निशाने पर 200, 300, 400 और साथ में मैनेज कर लिया गया मीडिया को ये दिखाने के लिए कि जो मतगणना पर तैनात हैं आरजेडी के या महागठबंधन के लोग, उनका मॉरल डाउन कर दिया जाए। बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया और शानदार तरीके से किया गया। अब देखना यह है कि क्या नीतीश गठबंधन को छोड़ेंगे, या सवाल यह है ईवीएम का कितनी चतुराई से प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने, मीडिया ने, किसने हराया चुनाव बिहार का, कौन है जिम्मेदार बिहार का अगर महागठबंधन हारता है तो। ये बड़ा सवाल है दोस्तों, इस पर आप अपनी टिप्पणी कीजिएगा, जिन टिप्पणियों को सुनकर के मैं कम से कम अपनी राय बना सकूं कि हुआ क्या। रिएक्शन देना जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो मुझे लगता है मैंने अपने दिल की बात आपसे कह दी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।